दोस्तों नमस्कार। मोसाद के ब्लूप्रिंट में कभी भी जिक्र होर्मुज़ रूट का नहीं किया गया। मोसाद के ब्लूप्रिंट में कभी भी मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान हमला कर देगा इसका जिक्र भी नहीं हुआ। और जब जिक्र नहीं हुआ तो उस लिहाज से सीआईए या पेंटागन ने तैयारी भी नहीं की। और बाद में हर कोई आश्चर्य जताता रहा और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यह कहने से नहीं चूके, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर देगा। लेकिन बात आज उसके आगे की है, क्योंकि जिस ब्लूप्रिंट को इस युद्ध के लिए मोसाद ने तैयार किया, सीआईए का साथ लिया, पेंटागन इस पे सक्रिय हुआ, अमेरिका ने हामी भर दी और नेतान्याहू का प्लान आगे बढ़ता चला गया, वो क्या एक झटके में अब धीरे धीरे धराशायी होने लगा है? क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी इजराइल के पास या कहे मोसाद के पास कि हिजबुल्लाह जो माना जा रहा था 80% खत्म हो गया है, इस बार और इस युद्ध में वह दुगनी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। कोई जानकारी नहीं थी कि हमास जिस तर्ज पर खत्म होने की कगार पर है, वह भी इस युद्ध में ईरान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। और आज बात तो उससे आगे चली गई, जब हूती विद्रोहियों ने या कहे हूती के उन लड़ाकों ने जो खुद को ईरान का एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी मानते हैं, और उत्तरी यमन पर उनका कब्जा है और राजधानी सना में भी उन्हीं के चलती है, उन्होंने 2000 किलोमीटर के मिसाइल को जब दागा, हालांकि वो मिसाइल आसमान में नष्ट कर दिया गया, लेकिन वो जिस तरीके से इजराइल की तरफ बढ़ा, उसमें पहली बार इसके खुले संकेत मिल गए कि दरअसल यह युद्ध सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कतई नहीं है। और अभी तक अगर खाड़ी देशों ने संयम बरता है, अभी तक अगर तुर्की इजराइल को निशाने पर ले रहा है, लेकिन इस युद्ध को लेकर वह अभी भी एक मध्यस्थता की स्थिति में है, ये तमाम चीजों को लेकर यूरोपियन कंट्रीज और नाटो भी अगर खामोशी बरते हुए हैं, तो आने वाले वक्त में क्या सभी इस युद्ध का हिस्सा हो जाएंगे? जी नहीं। सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि होर्मुज़ रूट की बंदी को लेकर कोई जानकारी ब्लूप्रिंट में मोसाद ने बनाई ही नहीं थी। और नया सवाल यह है कि जब गाजा पर इजराइल हमला कर रहा था, उस वक्त पहली बार जो रेड सी से गुजरने वाले जहाज थे और जो इजराइल था, उस पर जब हूती ने हमला किया और उनके लड़ाकों ने हमला किया, तो यह सवाल बड़ा हो गया कि उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है, या फिर हिजबुल्लाह की तर्ज पर उसे खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यह बात आई गई हो गई, क्योंकि इसको हुए 3 बरस लगभग बीतने को आ चले हैं। और उसके बाद से पहली बार आज जब हूती की तरफ से खुला संदेश यह आया कि अगर अब आपने ईरान को निशाने पर लिया, तो फिर हूती इस युद्ध में पूरी तरीके से कूद चुका होगा। और इसका मतलब बहुत साफ है, होर्मुज़ रूट का वो सकरा इलाका जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी फंस गई है और अमेरिका अब उससे बाहर निकलने की सोच नहीं पा रहा है। और इन सब के बीच इजराइल की भूमिका क्या होगी, सिवाय इसके कि वो लगातार लेबनान, हिजबुल्लाह या कहें ईरान पर हमले कर रहा है। संकेत पहली बार उसके आगे इसलिए गए क्योंकि 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली जब हूती ने मिसाइल छोड़ी और वह मिसाइल इजराइल के दक्षिणी शहर बेशर्बा तक पहुंच गई, तो संकेत उभरने लगे, क्या यह पहली और आखिरी मिसाइल है? क्योंकि इससे पहले यमन चूंकि रेड सी के उस सकरे गलियारे के किनारे है जिस पर जहाजों की आवाजाही पर उसने हमला, जब गाजा पर इजराइल हमला कर रहा था, तब उनके पूरे युद्धपोत या कहें जो टैंकर भी गुजरते थे, उसको नुकसान पहुंचाने भर की कोशिश थी। और वो रेंज बहुत कम था, बहुत छोटा रेंज था, आप कह सकते हैं 500 किलोमीटर। लेकिन यहां बात आज हूती द्वारा छोड़े गए 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल की है। और अब जो जानकारी अपने तौर पर मोसाद बटोर रहा है, वो चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि हूती के पास ये पहली और आखिरी मिसाइल नहीं है।
यह भी माना जा रहा है कि युद्ध से पहले लगातार जो मदद चीन के जरिए इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान को दी जा रही थी, और पिछले बरस जब युद्ध हुआ था उस वक्त से लगातार जो मदद ईरान को मिल रही थी, तो उसने सब कुछ या सारे हथियार सिर्फ अपने बंकरों में नहीं रखे। उसने बात आगे बढ़ाई और उसे पता था कि दरअसल हिजबुल्लाह निशाने पर आएगा, यानी लेबनान का बड़ा हिस्सा निशाने पर आएगा। पता था हमास निशाने पर आएगा। लेकिन यमन को लेकर यह सोच मोसाद के भीतर भी नहीं थी कि हथियार वहां भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां से मिसाइल दागने का मतलब है कि इजराइल तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम सबसे ताकतवर मिसाइल जो माना जा रहा था ईरान के पास है, उससे आगे ईरान ने दिखला दिया जब वो डियागो गार्सिया तक पहुंच गया। और अब हुती ने यह दिखला दिया कि दरअसल वह इजराइल के भीतर तक पहुंच सकता है। दो मैसेज बड़े हो गए। पहला मैसेज तो यह क्या वाकई बड़ी तादाद में हथियारों को जमा किया गया इस दौर में, यह जानते समझते हुए कि आज नहीं तो कल इजराइल हमला करेगा, और यह जानते समझते हुए कि अमेरिका साथ देगा, तो ऐसे में एक वृहत तौर पर ब्लूप्रिंट युद्ध का तैयार होना चाहिए। और ईरान ने इसी में सारा वक्त लगाया और इसी की तैयारी उसने शुरू कर दी। यह इसलिए जरूरी है समझना क्योंकि इजराइल के एक डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया और खतरे को, यानी जो हुती के जरिए जो मिसाइल दागी गई थी, उसको हवा में नष्ट कर दिया गया। यह पहली मिसाइल है। इसी तर्ज पर शुरुआती दौर में 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जो मिसाइलें ईरान से चल रही थी तेल अवीव पर हमला करने के लिए, उसको इसी तरीके से हवा में रोक दिया जाता था। लेकिन उसके बाद हमले होने लगे। अब नया सवाल है कि इजराइल जिस तरफ है उसके ठीक उलट यमन है, और अगर यह फ्रंट भी खुल जाता है और इसके साथ साथ लेबनान का फ्रंट भी अगर हिजबुल्लाह के जरिए खुला हुआ है, क्योंकि उसने भी जितनी बड़ी ताकत के साथ हमले शुरू किए हैं, उसमें क्या इजराइल के लिए एक नई मुश्किल, नई मुसीबत या बिल्कुल नए प्लानिंग की दिशा में अब उसे बढ़ना होगा? क्योंकि यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर ना तो सीआईए को जानकारी, ना पेंटागन को जानकारी, ना ही यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जहन में कि बात होर्मुज़ रूट से निकले और रेड सी तक आकर खड़ी हो जाए। ऐसा होता नहीं है। और हुती को लेकर माना गया कि गाजा हमले के बाद से उसको कमजोर किया गया, यानी इजराइल और समुद्री जहाजों पर जो रेड सी में उस वक्त हमले हुए थे, उसके बाद से वो लगातार थम गए। और इस थमी हुई परिस्थिति में क्या यह संकेत है कि अब हुती एक नया संकेत दे रहा है, या ईरान हुती के जरिए एक नया संकेत दे रहा है कि अगर होर्मुज़ से 20% तेल की आवाजाही है, तो फिर 26 किलोमीटर सक्रिय तौर पर, या सक्रिय गली, होर्मुज़ 34 किलोमीटर है, लेकिन बाब अल मंडेब का जो हिस्सा है जो यमन के करीब है वो 26 किलोमीटर है और छोटा है। और ये दोनों को जगह को जोड़ दीजिए तो पूरी दुनिया के तेल की आवाजाही का लगभग 1/3 यानी 33% इसी हिस्से से गुजरता है। और इतना ही नहीं, ये सक्रियता होती कि यह भी खतरे की घंटी है कि लगभग 70% एशिया से जो यूरोप कंटेनर जाते हैं, वो पूरा कंटेनर का ट्रैफिक इस दौर में वापस आ गया है। यानी प्रत्येक यात्रा जो हो रही थी वो 10 से 14 दिन ज्यादा लग रही थी। जो होर्मुज़ रूट बंद था, 2 से 4 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त खर्च हो रहा था। इस दौर में जो इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जो जोखिम बीमा होता है, उसमें लगभग 1.5 लाख से लेकर 5 लाख डॉलर का इजाफा हो गया, तकरीबन 1% तक। 50% यात्राएं थम गई। सुएज नहर से गुजरने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग 37% की कमी आ गई। इसीलिए यह सवाल है कि 18 मार्च के बाद से हुतियों के जरिए जो भी मिसाइल दागी गई, वो मिसाइल का रेंज बहुत कम था और 70 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, 20 ड्रोन दागे गए। लेकिन पहली बार जब यह 2000 किलोमीटर की मिसाइल को दागा गया, तब नया सवाल यह आया, क्या ईरान ने अपने फ्रंट को कई देशों में शामिल कर रखा था और इसकी जानकारी
मोसाद को नहीं थी और नेतान्याहू के प्लानिंग का यह हिस्सा भी नहीं था। शायद इसीलिए आज खुलकर हुती के कमांडर जब सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर हमले ईरान, होर्मुज़ रूट, खार्ग आइलैंड इस दिशा में होगा तो फिर हुती मिसाइलों को दागने की एक नई शुरुआत कर देगा। تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين بعون الله تعالى وبالتوكل عليه، نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनकी पहचान हुती विद्रोहियों के तौर पर है और वो इसलिए है क्योंकि पहली बार हुती विद्रोही जो कि अंसार अल्लाह, जिसका जिक्र हमने किया कि यह एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो ईरान का है उसके साथ खड़े माने जाते हैं और यह शिया जैदी राजनीतिक और एक लिहाज से हथियारबंद समूह जो पहली बार 2004 से यमन सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, उसने धीरे धीरे 2014-15 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और उसके बाद यमन के अधिकांश हिस्सों पर इनका कब्जा हो गया। ये कट्टर इजराइल और सऊदी अरब के विरोधी हैं। यानी ईरान के लिए यह एक ऐसा मोर्चा है जो शायद इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका को सरप्राइज तो दे रहा होगा, लेकिन यह फ्रंट अगर रेड सी पर कब्जा करने के लिए पहुंच गया तब क्या होगा, यह सवाल बड़ा हो चला है। और शायद यही वो वजह है कि इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए पहली बार यूनाइटेड नेशन ने एक आनन फानन में टास्क फोर्स बना दी और उसका कहा कि होर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित हो, इसके लिए हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। जबकि अंदरूनी तौर पर जानकारी है कि यूनाइटेड नेशन के पास जो मैसेजेस आए या फिर अमेरिका के जरिए या इजराइल के जरिए जो मैसेज दिए गए, उसने खुले तौर पर कहा कि अगर रेड सी भी ब्लॉक हो गया तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। उससे पहले होर्मुज़ रूट को लेकर ही कोई बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए और इस टास्क फोर्स में जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति, उसमें यूनाइटेड नेशन के ही जो लॉजिस्टिक अधिकारी हैं जॉर्ज मोयारा दा सिल्वा, इनकी अगुवाई में 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इसमें शामिल कर लिया गया। अंगटाड, आईएमओ दरअसल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है और जो आईसीसी है ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। यानी बिजनेस के लिहाज से किसी भी हालत में ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, ये मैसेज यूनाइटेड नेशन ने दे दिया। इसके ठीक उलट ईरान ने अपने तौर पर कहा कि तेल तो सिर्फ और सिर्फ एक तात्कालिक परिस्थिति है, इसके बाद की परिस्थिति इसलिए रोकने की जरूरत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी भी देश ने अभी तक अमेरिका और इजराइल के हमले का विरोध नहीं किया है। सब कह रहे हैं कि युद्ध थमना चाहिए, रुकना चाहिए। ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल को कोई नहीं कह रहा है। और शायद यही वो वजह है कि इसके बाद से जैसे ही हुती की मिसाइल निकली, वैसे ही इजराइल के तेल अवीव शहर पर और उसके बाजार तक पर ईरान ने चौतरफा हमला कर दिया। हालांकि पहली बार ईरान के जो स्टील प्लांट्स हैं खुजिस्तान में और मोबारेह में और इसके साथ साथ जो बुशर में उसका न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर भी इजराइल ने हमला किया। मैसेज 2 बहुत साफ जा रहे हैं। पहला मैसेज तो यही है, ईरान अपने तौर पर कई फ्रंट से इजराइल को घेरना चाह रहा है। दूसरा मैसेज है कि दरअसल इजराइल को यह लगने लगा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध से बाहर हुआ तो वह जिस टारगेट को पाना चाहता है या जिस टारगेट तक पहुंचना चाहता है उसमें उसकी हार हो जाएगी, तो वह युद्ध को कहीं ज्यादा विस्तार देने के लिए अब ईरान के उन न्यूक्लियर प्लांट तक निशाना बनाना चाहता है जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन की जो परमाणु निगरानी समिति है वो लगातार कह रही है कि हमला मत बनाइए क्योंकि इससे वहां पर अगर रेडियो एक्टिव लीकेज होगा तो इसका प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ जाएगा। लेकिन इजराइल नहीं रुक रहा है। उसे लग रहा है कि अगर ईरान के पक्ष में इस तरीके से चारों तरफ उसकी घेराबंदी हो सकती है तो फिर ईरान की घेराबंदी करने के लिए नाटो कंट्रीज क्यों खड़ी नहीं है, मिडिल ईस्ट के देश क्यों खड़े नहीं है, जबकि उन पर भी हमला हो रहा है।
लेकिन इन सब से हटकर खुले तौर पर ईरान अब यह कहने से चूक नहीं रहा है, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत साफ है, हमारे हमले का डिजाइन बहुत साफ है। और इस दौर में अमेरिका ने चाहे नो अटैक की भूमिका उसके पावर प्लांट को लेकर बनाई हो, लेकिन जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर जब इजराइल हमला कर रहा है तो परिस्थिति नाजुक है, इसको आप समझ लीजिए। और बाकायदा आईआरजीसी के कमांडर निकलकर इस बात का जिक्र अब खुले तौर पर करने से कतरा नहीं रहे हैं। بنگرید در قلب ملت ما که در میدان حضور دارند جز امید و جز اصرار بر نبرد هیچ نیست. آتش زیر قیمت نفت مدتی است شعله‌ور شده. میزان شعله دست ماست و البته این فقط یکی از متغیرهای معادله چند مجهولی است که در این نبرد برای شما تدارک دیدیم. نه تنها شیشه ویترین ها و ساختارهای تسلیحاتی شما در منطقه شکسته، بلکه شیشه عمرتان هم در دست ماست. दरअसल इस युद्ध की इंटेंसिटी बहुत साफ तौर पर अब बताने लगी है कि इस युद्ध के दायरे को बड़ा करने की दिशा में ईरान भी बढ़ रहा है और इजराइल भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने खामोशी इसलिए बरती है क्योंकि उसको अपने देश के भीतर जो हथियारों का बजट चाहिए, उस बजट के लिए उसको जो अपना ब्लूप्रिंट रखना है वो अभी ट्रंप सरकार के अनुकूल नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगभग 850 से ज़्यादा जो टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई, जो अमेरिकी नेवी के पास रहती है, और वो तकरीबन इस वक्त उसके पास 3 से सवा 3 हजार तक है, जो कुल 4000 उसके रिजर्व में रहती है। क्योंकि एक टॉमहॉक को बनाने में तकरीबन 34-35 करोड़ लग जाते हैं और एक साल में 600 टॉमहॉक बनाई जाती है। तो एक साल में 600 टॉमहॉक और लगभग 850 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइलें इस दौर में दागी गई। हथियार का भंडार भी खत्म हो रहा है और बजट भी पेंटागन को चाहिए, जिसकी मांग अमेरिकी कांग्रेस में की जा रही है। इस सहमति के लिए अमेरिका 6 अप्रैल तक इसीलिए खामोश है क्योंकि इससे पहले वो अपनी स्ट्रेटजी अमेरिका के भीतर भी अब ठीक करना चाहता है। और दूसरी तरफ इजराइल के पास भी एक मौका है कि अगर अमेरिका इस युद्ध से बाहर होकर भी युद्ध में मदद खुले तौर पर कर ही रहा है और गाहे बगाहे उसके निशाने पर अगर ईरान आ ही रहा है, तो दूसरी तरफ पहली बार ईरान भी अब उन जगहों पर हमला कर रहा है जहां जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान मौजूद हैं। सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर भी है और वहां के मिलिट्री बेस पर भी हमले किए गए। किसी भी तरीके से इस युद्ध को लेकर इजराइल की बड़ी रणनीति अब पहली बार उस ब्लूप्रिंट को बना रही है जो ईरान के हक में आने वाले दुनिया के आर्थिक संकट में कौन कौन से देश कहां कहां खड़े हो सकते हैं, इस दिशा को वह युद्ध के तौर पर बना रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा बेहतरीन परिस्थिति यह है कि पेंटागन पहली बार इस पर भी काम कर रहा है कि अगर नाटो ने साथ नहीं दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने साथ नहीं दिया, मिडिल ईस्ट खुले तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुआ, तो समझने की जरूरत है कि अगर यह संकट गहराएगा और अगर मामला रेड सी तक चला जाएगा तो उसके बाद कौन कौन से देश नए अलाइनमेंट किन नए देशों के साथ करेंगे। क्योंकि रशिया ने आज से कह दिया कि हम पेट्रोल भी नहीं बेचेंगे। इससे पहले वो गोल्ड पर प्रतिबंध लगा चुका है। इससे पहले फर्टिलाइजर का संकट पूरी दुनिया में कैसे शुरू हो चुका है, यह भी चीन और रूस बाखूबी अपने प्रतिबंधों के जरिए अब दुनिया को समझाने लगे हैं। ईरान तेल पर प्रतिबंध लगा चुका है, यानी मैसेज बहुत क्लियर है। दुनिया की इकोनॉमी जिस जिस प्रोडक्ट के आश्रय चलती है, वो प्रोडक्ट अगर सिर्फ इसलिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट में ला रहे हैं तो उसकी वजह अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला है। यह मैसेज कन्वे कैसे होगा? यह मैसेज कन्वे एनर्जी क्राइसिस से हो रहा है, यह मैसेज कन्वे होर्मुज़ रूट के बंद होने से हो रहा है, यह मैसेज कन्वे डॉलर की जगह युआन करेंसी के तौर पर तेल की आवाजाही में होर्मुज़ रूट पर लागू हो चुकी है, इससे हो रहा है। यह मैसेज कन्वे फर्टिलाइजर के संकट से पैदा हो चला है, यह मैसेज कन्वे हीलियम के संकट के जरिए भी पैदा हो रहा है। कोरिया के सामने नया संकट है, वो अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे चलाए अगर हीलियम गैस उसे नहीं मिलेगी। और इन सब के साथ कतर
जो 5 देशों के साथ उसका जो समझौता था, उसने कह दिया है कि अगले 5 वर्षों तक हम आपको हीलियम नहीं दे पाएंगे और उसमें भारी कटौती होगी। उसकी खुद अपनी इकोनॉमी में लगभग $5 बिलियन की एक झटके में कमी आ गई। ये मैसेजेस दरअसल पहली बार युद्ध को लेकर और युद्ध के विस्तार को लेकर और युद्ध में लड़ने वाले देशों के साथ कौन कौन रीअलाइनमेंट के साथ खड़े होंगे, उसकी शुरुआत अब होने वाली है। ये मैसेज दरअसल हूती की एक मिसाइल से नहीं निकला, बल्कि उस संकट से निकला जिस संकट को लेकर अभी भी अमेरिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और इजराइल अपने मकसद को लेकर लगातार मिसाइल दाग रहा है। और ईरान उस पॉइंट पे हमला करके दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देख लीजिए, अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बंधक बना लिया है और हमने तो रास्ता खुला रखा है हर उस देश के लिए जो अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।